मटर का नाम क्या था, कैसे, वो सारा डिटेल में हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है क्या, परिचय। क्या लिखा है, परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को देखते हैं क्या इसमें है। लिखा है ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, इनका जन्म जो था कब हुआ था, 1822 ईस्वी से 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 1822, 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें, 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1884 ईस्वी में। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इन्होंने काम किस पौधे पर किया था, वो भी यहाँ देखते हैं। बगीचे के मटर, मतलब गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी पे इन्होंने काम किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो पूछा जाता है गार्डन पी जो है, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कितने होते हैं, गुण सूत्र कितने होते हैं, ये क्वेश्चन एक बनता है। 2n बराबर होते हैं गार्डन पी में कितने, 14। ठीक है, याद रखें सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इन्होंने कौन सी मटर पे काम किया था, गार्डन पी पर, ये ध्यान रखें। ठीक है, सभी लोग एक्सपेरिमेंट किया था। की सहायता से उन्होंने कुछ वंशागति के नियम बताए जो कि पौधों में उपस्थित गुण लक्षण की वंशागत इनहेरिटेंस का वर्णन करते हैं। मेंडल की खोजों का महत्व उनके समय के वैज्ञानिक नहीं समझ सके। ठीक है, देखिए मेंडल जब काम किए थे उस टाइम पे, उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनके काम को उतना नहीं समझ पाए थे, जो उन्होंने खोज किया था, जो काम किया था, जो एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, जो नियम दिए थे, ये कब समझ पाए मेंडल के नियमों को बारे में। ठीक है, तो ये जानेंगे। तो लिखा है मेंडल ने अपने नियमों का वर्णन 1866 में किया। कब किया, 1866 में किया। लेकिन लिखा है आगे, लेकिन 1900 ईस्वी में इनको उस समय स्वीकार किया गया। किस समय स्वीकार किया गया, उस समय स्वीकार किया गया जब ये नियम 3 वैज्ञानिकों, इंग्लैंड के डी ब्रिज, जर्मनी के कोरेंस और ऑस्ट्रिया के जो सरमाक वैज्ञानिक थे, कौन थे, इनरिच वॉन सरमाक। ठीक है, इनके साथ साथ खोजें हुई, कह सकते हैं 3 वैज्ञानिकों ने 1900 ईस्वी में इनके जो नियम थे उस पर पुनः खोज की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज किन वैज्ञानिकों ने की। तो याद रखें 3 वैज्ञानिक थे। पहले कौन, ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, ये कहाँ के थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। दूसरे कौन, कोरेंस थे, जर्मनी के रहने वाले। तीसरे कौन थे, सरमार्क थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले। ठीक है, 3 वैज्ञानिकों ने पुनः इनके नियमों की खोज की थी। ठीक है, ये पूछा जाता है। अगला है मेंडल का जीवन। क्या है मेंडल का जीवन, ग्रेगर मेंडल्स लाइफ। ठीक है, तो इसमें लिखा है कैसा इनका जीवन रहा, पढ़ते हैं। मेंडल का जीवन 1822 में जन्म हुआ था। क्या, मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था। ठीक है, तत्कालीन ऑस्ट्रिया में ब्रून तथा चेकोस्लोवाकिया में स्थित ब्रूनो में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। सन 1840 में स्नातक करने के बाद इन्होंने 1843 में संत आगस्टिन मोनेस्ट्री में प्रवेश लिया। कहाँ पे प्रवेश लिया था, संत आगस्टिन मोनेस्ट्री में। ठीक है, स्नातक कब हुआ था इनका, 1840 में। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, 25 वर्ष की उम्र में 1847 में पादरी नियुक्त हुए। कब पादरी नियुक्त कर दिए गए थे, 1847 में। ठीक है, आगे लिखा है 1851 में ये वियना विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने गए। कहाँ
शिक्षा ग्रहण करने गए थे वियना यूनिवर्सिटी, ठीक है, वियना यूनिवर्सिटी। फिर जहाँ उन्होंने गणित, भौतिक, दर्शन शास्त्र और आदि का अध्ययन किया। 1854 में मेंडल ब्रून वापिस लौटे और अस्थायी विज्ञान अध्यापक के रूप में काम करने लगे। इसके साथ साथ वे स्थानीय चर्च में पादरी का काम भी करते थे। मेंडल को अपने शुरुआती जीवन में पौधों से अधिक लगाव था। उन्होंने 1857 में मटर के बीज इकट्ठा किए। इन्होंने सभी प्रयोग अपने घर के बगीचे में किए। कहाँ सभी प्रयोग किए थे? घर के बगीचे में। 8 वर्षों के कठिन परिश्रम और लगन के बाद 1865 के बसंत में ब्रून की प्रकृति विज्ञान सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून की बैठकों में मेंडल ने अपना शोध पत्र पढ़ा। यह शोध पत्र 1866 में इस सोसाइटी की वार्षिक प्रगति में पौधों के संकरण प्रयोग नाम से जर्मन भाषा में छपा, जो कि यूरोप अमेरिका के बहुत से पुस्तकालयों को भेजा गया। मेंडल की मृत्यु 1884 में हुई। ये तो पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं आगे, क्या पढ़ते हैं आगे? हम लोग पढ़ेंगे मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण निम्नलिखित थे, ठीक है। मेंडल के सफलता के कारण निम्नलिखित थे। पहला क्या था? मेंडल के सफलता के कारण निम्नलिखित थे। पहला क्या कारण था? पहला कारण ये था, लिखा है, 7 लक्षणों में से प्रत्येक एक जीन द्वारा नियंत्रित था। जो 7 लक्षण थे, जो भी क्या है, प्रत्येक जो जीन था वो एक लक्षण को कंट्रोल करने वाला था, ठीक है। एक जैसे 7 लक्षण लिए थे तो एक लक्षण एक जीन कंट्रोल करता था, ठीक है। तो ये इसका एन है, ठीक है। अगला लिखा है इसमें, सेकंड नंबर लिखा है, क्या लिखा है? लगभग सभी लक्षणों के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। क्या थे? जो कह सकते हैं लक्षण थे वो सभी अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित थे, ठीक है। सभी लक्षण जो जीन से इंडिकेट होते, ठीक है। जीन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल की बोल देते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता की इकाई बोल देते हैं जीन को। किसको आनुवंशिकता की इकाई बोलते हैं? जीन को। जीन जो होता है इसको आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखें सभी लोग। एक समय पर एक, फिर 2 और बाद में 3 लक्षणों का अध्ययन। एक समय में एक किया इन्होंने, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ाते गए, ठीक है। फिर अगला चौथे पे क्या किया? अध्ययन के लिए चुने गए प्रत्येक लक्षण के केवल 2 ऐसे विपर्यासी कॉन्ट्रैक्टिंग रूपों का होना जिन्हें आसानी से दूसरे से अलग पहचाना जा सके, ठीक है। अगला है गणित के ज्ञान का प्रयोग अनुपातों की स्पष्ट सही विवेचना में किया था। जो गणित का जो उन्होंने अपना ज्ञान किस में किया था? अनुपातों की स्पष्ट विवेचना की थी, ठीक है। अगला क्या? प्रत्येक पीढ़ी में किसी भी लक्षण के विपर्याय रूपों वाले पौधों की अलग अलग एवं सही गणना की। 7वां दिया है प्रति संकरणों, रेसिप्रोकल क्रॉसेस का प्रयोग किया गया। 8वां है प्रत्येक प्रयोग में नियंत्रित पौधे रखे थे, ठीक है। अगला लिखा है, क्या लिखा है? मेंडल के प्रयोगों में मटर के पौधों के लाभ। मेंडल के प्रयोगों में पौधों के लाभ, ठीक है। तो इनको देखते हैं क्या है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को काफ़ी सोच विचार कर चुना। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित थे। पहला क्या लाभ था? पहला इसका लाभ था, मटर में कई ऐसे विपर्यायी
विपर्यायक मतलब कंस्ट्रक्टिंग कहते हैं, ठीक है। विपर्याय लक्षण उपस्थित थे, ठीक है, जिनको आसानी से सुस्पष्ट वर्गों में बांटा जा सका था। वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स जैसे लंबा, बौना, पीला, हरा, ठीक है, इस प्रकार से बांटा आदि, ठीक है। अगला क्या है, सेकंड में क्या दिया है, लिखा है इसमें पूरी तरह से स्वयं परागण होता है। कैसा होता है, सेल्फ पोलिनेशन। किसमें, मटर में कैसा होता है परागण, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, पूरी तरीके से। अगला क्या है, एक वर्षीय पौधा होने के कारण जीवन चक्र शीघ्र पूरा हो जाता है। पूछा जाता है पौधा मटर का कैसा होता है, एनुअल बीड, एक क्या नाम है, एनुअल ये प्लांट है, ठीक है, एक वर्षीय प्लांट है। अगला लिखा है प्रत्येक पीढ़ी में अधिक बीज बनने के कारण संतति भी अधिक संख्या में प्राप्त होती है। क्या होता है, प्रत्येक पीढ़ी में कह सकते हैं एक बीज से बहुत अधिक बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं, यही इसका मेन है, ठीक है। फिर लिखा है मटर में सुगम निषेचन, इजी फर्टिलाइजेशन इसमें होता है मटर में, ध्यान रखें। फिर छठे में क्या है, उभयलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, उभयलिंगी फ्लावर होते हैं इसके। अगला लिखा है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के 7 लक्षण व उनके विपर्याय लक्षण, ठीक है, जो 7 लक्षण लिए थे उसमें कौन कौन से करेक्टर थे, ठीक है, वो यहाँ देखते हैं। पहला क्या करेक्टर था, लक्षण पहली हेडिंग, इसमें फिर क्या होगा, विपर्याय लक्षण, कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर, ठीक है, इसमें फिर प्रभावी, अप्रभावी, ठीक है, कौन कौन से थे देखते हैं। प्रभावी को बोल देते हैं डोमिनेंट, या इसको रिसेसिव बोल देते हैं, किसको, ये अप्रभावी को, ठीक है। पहला क्या है, बीज आकार, सीड शेप कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। प्रभावी होता है वो गोल होता है, झुर्रीदार जो होता है श्रिंकल वो अप्रभावी होता है, जो राउंड शेप में होता है वो प्रभावी होता है। फिर क्या लिखा है, बीज कलर, बीज का रंग, ठीक है, कोटलीडन कलर, तो कैसा होना चाहिए, पीला होना चाहिए, बेस्ट माना जाता है क्योंकि डोमिनेंस होता है। ग्रीन वाला अप्रभावी होता है, ठीक है, ये रिसेसिव होता है। अगला क्या है, बीज आवरण, सीड कोट कलर, कैसा होना चाहिए, धूसर होना चाहिए, सफ़ेद, अप्रभावी होता है, धूसर प्रभावी, ठीक है। फली का आकार, शेप ऑफ पोड कैसी होनी चाहिए, फूली होनी चाहिए, संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब अप्रभावी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फूली हुई होनी चाहिए, वो बेस्ट मानी जाती है। फली का रंग कैसा होना चाहिए, कलर ऑफ वुड हरा होना चाहिए, पीला नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब प्रभावी नहीं होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए हरा, ठीक है। फिर लिखा है पुष्प विन्यास, पोजीशन ऑफ फ्लावर अच्छी होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए, ठीक है, अंतस्थ नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब अप्रभावी अंतस्थ होता है। तना लंबाई, प्लांट स्ट्रक्चर कैसा, लंबा, बौना, ठीक है, मतलब लंबा और बौना, ड्वार्फ बौना को बोल देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट उस पर, तो यहाँ पे दिए हैं वही सेम जो जैसे हम लोगों ने अभी लक्षण जो पढ़े थे, करेक्टर, ठीक है, कौन से पढ़े थे, अभी जो करेक्टर पढ़े थे वही करेक्टर, डोमिनेंट और रिसेसिव। करेक्टर कैसे पढ़ते थे, डोमिनेंट और रिसेसिव, वही यहाँ पे दिए हैं। जैसे सीड शेप हम लोगों ने पढ़ा था, तो कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट वाला स्फेरिकल, और ये सिंकल रिसेसिव होता है। सीड कलर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे कलर देखो दिया है, वाइट दिया है, ग्रीन नहीं होना चाहिए, मतलब रिसेसिव ग्रीन होता है। फ्लावर कलर कैसा होना चाहिए, पर्पल होना चाहिए, कहने का मतलब हो जाता है बेस्ट माना, वाइट रिसेसिव होता है, ठीक है। फिर पोर्ट शेप जो देख रहे हो एकदम इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिकुड़ा हुआ नहीं है। सिकुड़ा हुआ होगा तो वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा, फूला हुआ होगा तो डोमिनेंट होगा। पोर्ट कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन, डोमिनेंट के लिए ग्रीन, रिसेसिव के लिए येलो होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या, फ्लावर पोजीशन,
फ्लावर पोजीशन देख रहे हो, उसमें एक्सियल है। कैसी है? एक्सियल, मतलब अच्छी है। इसमें अंतस्थ है, टर्मिनल, ठीक है, साइड से निकले हुए हैं, इसमें से एकदम ऊपर से। स्टेम हाइट, स्टेम हाइट इसकी टॉल है, देख रहे हो लंबाई कितनी ज़्यादा है इसकी। इसकी ड्वार्फ, इसकी कम लंबाई है, किसकी? रिसेसिव की, ठीक है। तो चलते हैं आगे। शब्दावली जो दी है, क्या दी है? शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट दी है, जैसे जीन। जीन, जीन को क्या कहते हैं? आनुवंशिक कारक कहते हैं इसको, ठीक है। एक ऐसा आनुवंशिक कारक है जो किसी जीव के एक जैवीय लक्षण, बायोलॉजिकल कैरेक्टर को निर्धारित करता है। जीन आनुवंशिक पदार्थ की एक कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। कौन? जीन। लिखा है इंग्लिश में, एन इनहेरिटेंस फैक्टर दैट डिटरमाइंस a biological character of an organism is called a gene. This is a functional unit of hereditary material. इसको हेरिडिटरी मटेरियल की यूनिट बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट, कार्यात्मक इकाई। किसको? जीन को, ठीक है। पूछा जाता है जो जीन है, क्या जीन है, इसकी जीन शब्द किसने दिया? ये सबसे पहले पूछा जाता है। जीन शब्द जो है जॉनसन ने दिया। कौन वैज्ञानिक थे? जॉनसन, जॉनसन, ठीक है, जॉनसन, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है जीनोटाइप। क्या पूछा जाता है? जीनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, फिनोटाइप, ये शब्द किसने दिए? ये दोनों, ये भी जॉनसन ने दिए। किसने दिए? जॉनसन ने, ठीक है, ध्यान रखें। आगे लिखा है एलिल और एलिलोमॉर्फ्स, एक ही जीन में भिन्न रूप एक ही जीन के विकल्पी रूपों को प्रकट करते हैं। जैसे पौधे की लंबाई के लिए काल्पनिक जीन के कैपिटल डी, स्मॉल डी और स्मॉल डी, दो एलील हैं, ठीक है, तो यही एलील कहलाते हैं, ठीक है। होमोजाइगस क्या है? समयुग्मनज क्या है? यदि किसी पौधे में एक जीन की दो प्रतियां एक समान होती हैं, ठीक, कैसे हो? एक समान, दो प्रतियां कैसी हो? एक समान हो, आइडेंटिकल, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? तो ऐसे पौधों को समयुग्मनज कहलाते हैं, ठीक है, कहते हैं। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस में क्या होगा? जो उसकी दो प्रतियां होंगी वो कैसी होंगी? विषम युग्मज, ठीक है, कैसी होंगी? भिन्न होंगी, तो उसको विषम युग्मज कहते हैं, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस कहते हैं। हाइब्रिड क्या होता है? पूछा जाए। वैकल्पिक लक्षणों में भिन्न दो पौधों में संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति संकर कहलाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।